अब बात करते हैं बच्चों एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में सबसे पहले बात करेंगे एल्कली मेटल की। ठीक है, एल्कली मेटल में आप जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम इतने एलिमेंट होते हैं। इन सब के एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो लिथियम होता है वो सबसे छोटा होता है, लाइटेस्ट, डक्टाइल, याद करिएगा ये सब, मैलिएबल, एलम नहीं बनाता, फिटकरी नहीं बनाता ये। ओनली एल्कली मेटल विच फॉर्म नाइट्राइड, अकेला एल्कली मेटल है जो नाइट्राइड बनाता है और कोई एल्कली मेटल नाइट्राइड नहीं बनाता है। एक जगह पे मैंने आपको हाइड्रोजन में सोडियम Na3N लिख दिया था, वो गलत लिख दिया था, उसको आप सही कर लीजिएगा। हाई कोवैलेंट कैरेक्टर होता है उसमें। सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम को एक साथ लिख दिया है, सोडियम पोटेशियम एलॉय यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर, यूज याद रखिएगा इसका। रुबिडियम का कोई यूज नहीं है, मतलब ऐसे ही दुनिया में पाए जाते हैं कुछ लोग। सीजियम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वैसे तो 29 सेल्सियस बोला जाता है लेकिन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अब लिक्विड रूम टेम्परेचर पे कौन कौन से है? गैलियम है, ब्रोमीन है, फ्रांसियम है, सीजियम है और मरकरी है। गब्बर फिर कैसे मरेगा, मरेगा मतलब मरकरी, गब्बर फिर कैसे मरेगा, याद करिएगा इसको, गब्बर फिर कैसे मरेगा। फ्रांसियम क्या है? रेडियो एक्टिव है, ये भी लिक्विड है। ठीक है, रूम टेम्परेचर। दे आर मोनोवैलेंट एंड शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इन एमलगम। जैसे अगर सोडियम एमलगम या पोटेशियम एमलगम, कोई भी एमलगम बनता है तो एमलगम में उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं होगा, ये कंपाउंड नहीं है, ये सोल्यूशन है। जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जनरल प्रॉपर्टी में 5 पॉइंट लिखे, अभी और पॉइंट लिखेंगे, जगह नहीं था। एटॉमिक साइज क्या होता है? बड़ा। आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है, तो लेफ्ट वाले का सबसे ज़्यादा होगा। इसमें ये ऑर्डर है, सबसे नीचे वाले का सबसे ज़्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है इनका क्योंकि साइज बड़ा होता है। सबसे ज़्यादा लिथियम का होता है और सबसे कम सीजियम का। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा? घटेगा। डेंसिटी लो होता है, जैसे जैसे नीचे आते हैं बढ़ता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, सोडियम का ज़्यादा है किससे? पोटेशियम से। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया है कि हाइड्रेटेड आयन जितना छोटा आयन होगा, गैसेस आयन, उतना ही ज़्यादा उसका हाइड्रेशन होगा। अपने क्रिस्टल में LiCl.2H2O के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब काफ़ी हाइड्रेटेड होता है ये। फ्लेम कलर, फ्लेम कलर होता है पहचान के लिए कि भाई अगर आप फ्लेम से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा मेटल है, कौन सा एल्कली मेटल है। क्रिम्सन रेड होगा तो लिथियम है, येलो है तो सोडियम है, वायलेट है तो पोटेशियम है, रेड वायलेट है तो रुबिडियम है, और ब्लू है तो कौन है? सीजियम है। ठीक है, ब्लू है तो कौन है? सीजियम है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए आगे के प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे घटता है, बॉइलिंग पॉइंट भी यही है, डाउन द ग्रुप जाने पे घटता है। लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का मोस्ट नेगेटिव होता है, वैसे तो सभी एल्कली मेटल का नेगेटिव होता है, तो रिडक्शन का मोस्ट नेगेटिव है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो लिथियम का ज़्यादा है, लेकिन नेगेटिव में होगा तो हम उसको कम मानेंगे ना, तो इसलिए लिथियम को सबसे पीछे रख दिया। ये ऑर्डर है, एनसीईआरटी के वैल्यू देखकर मैंने ये ऑर्डर लिखा हुआ है। आपको ये ऑर्डर एज इट इज याद करना पड़ेगा, मार्क कर देता हूँ मैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कम आयनाइजेशन एनर्जी होने के कारण ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। सीजियम का यूज होता है सोलर सेल में विद SI सिलिकॉन। केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एयर, एयर में क्या होता है? O2 और N2 दोनों। N2 केवल लिथियम से रिएक्ट करता है, मतलब लिथियम से तो O2 और N2 दोनों रिएक्ट करता है, लेकिन बाकी सबसे केवल O2 रिएक्ट करता है। अदर आर ओनली रिएक्ट विद O2। लिथियम एयर से रिएक्ट करेगा, एयर में क्या है? O2 N2 दोनों है, Li2O भी बनाएगा, Li3N भी बनाएगा। लेकिन सोडियम एयर से रिएक्ट करेगा तो परऑक्साइड बनाएगा। ऐसा नहीं कि ऑक्साइड नहीं बनाता, मतलब आपको बता रहे हैं कि परऑक्साइड मतलब मेनली परऑक्साइड बनाता है, और ये सब मेनली सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है, और सुपर ऑक्साइड आयन का साइज भी क्या होता है? बड़ा होता है। अब जो
ये सुपर ऑक्साइड होते हैं, ये सब पैरामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू O2 माइनस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा कि 17 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। K प्लस की वजह से कुछ नहीं है, मतलब इनके कैटायन की वजह से कुछ नहीं है, जो भी पैरामैग्नेटिज्म है वो एनायन की वजह से। KO2 एक बहुत अच्छा ऑक्सीजन सप्लायर है, वेरी गुड ऑक्सीजन सप्लायर एंड वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2, इसीलिए इसका ऑक्सीजन सप्लाई में यूज किया जाता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा सकता है। और जहाँ पर भी जैसे आप लगातार कहीं पर ब्रीदिंग कर रहे हैं तो क्या होगा कि ऑक्सीजन घटता जाएगा और CO2 बढ़ता जाएगा। अब अगर KO2 वहाँ पर हो तो KO2 क्या करेगा कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसका यूज स्पेस कैप्सूल ब्रीद मास्क में किया जाता है, मतलब जहाँ पर समझ रहे होंगे आप लोग। दूसरा, सी डाइविंग में नीचे जाने पर, कभी सी डाइविंग किया है आप लोगों ने? सी डाइविंग में आप नीचे जाते हैं ना तो बड़ी हालत ख़राब हो जाती है, कान दर्द करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हमारे कान के पर्दों पर पड़ता है। अच्छा, ऑल पेरोक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक, ये मैंने बता दिया आपको। रिएक्शन विद वाटर जो होता है वो बड़ा ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, छन्न से आवाज़ आती है। जैसे आप कढ़ाई में हल्का से एक बूंद पानी डाल देना, गर्म पानी तेल में, वैसे ही वाइग्रस रिएक्शन विद वाटर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, हाइड्रोजन रिलीज होता है। Li गिव लेस वाइग्रस रिएक्शन देन सोडियम, क्यों? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, Li का साइज छोटा होने के कारण। आपसे पूछे कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि Li का तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मतलब अगर आप देखें कि रिडक्शन पोटेंशियल तो काफ़ी नेगेटिव है, तो इस हिसाब से तो वाटर से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करना चाहिए। उसके बावजूद भी लेस रिएक्टिव क्यों है या लेस वाइग्रस क्यों है? तो बोलेंगे कि आपके साइज छोटा है इसलिए, और साइज छोटा होने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। एल्कली मेटल रिएक्ट विद ऑल कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो एसिटिलीन हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है उन सब के साथ एल्कली मेटल रिएक्ट करता है। रिएक्शन विद H2, हाइड्रोजन एल्कली मेटल से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है। मैंने हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया कि आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। सभी एल्कली मेटल 400 सेल्सियस के आसपास रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब 673 केल्विन के आसपास। लेकिन लिथियम को रिएक्ट कराने के लिए आपको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, वो टेम्परेचर है 1073। टेम्परेचर आप ना भी याद करें तो भी याद करिएगा कि लिथियम को थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं रिएक्शन विद हैलोजन की। हैलोजन के साथ रिएक्ट करके MX बनाता है, जैसे NaCl है, LiCl है, NaBr है। ये सभी क्या है कि आयनिक हैलाइड है और सब सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं। सभी हैलाइड के क्रिस्टल रॉक सॉल्ट टाइप होते हैं, केवल CsCl वाले को छोड़ के, सीजियम क्लोराइड वाले को छोड़ के। Li मोस्ट कोवैलेंट होता है। आप जानते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा। सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल के साथ साथ एल्कली अर्थ मेटल भी डिजॉल्व होता है, लेकिन अभी एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने कुछ ऐसे X + Y ले लिया, X ले लेंगे हम, वो M के साथ चला जाएगा, Y इसके इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन देगा उसके साथ चला जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कलर ऑफ सोल्यूशन इज डीप ब्लू। सोल्यूशन इज कंडक्टिंग इन नेचर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सोल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, ये तीनों खास बात है और तीनों कारण क्या है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और लॉन्ग स्टैंडिंग सोल्यूशन फॉर्म अमाइड, लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो यही जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगी और ये होने लगेगा, हाइड्रोजन रिलीज होने लगेगा, ठीक है। अब आप ये भी समझिए कि ये जो रिएक्शन है ये बर्च रिडक्शन का रिएजेंट भी है। याद आ रहा है आपको? मैंने आपको पार्शियल
हाइड्रोजिनेशन बताया था। इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रोंज एंड बिकम डायामैग्नेटिक। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं ये कलर क्या होने लगता है, ब्लू। ऑलमोस्ट 30% तक जाते जाते ये ब्लू से क्या हो जाता है, ब्रॉन्ज हो जाता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल। अब एल्कली मेटल के कंपाउंड की बात करेंगे। पहला है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। दोनों बेसिक होते हैं, जानते हैं। हाइड्रोक्साइड इसके सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं जो बहुत स्ट्रांग बेस होते हैं, आसानी से पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। ये बातें हम जानते हैं इसलिए नहीं लिखे। अच्छा, ये सब बेसिक होते हैं, ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो। सोडियम, हाइड्रोजन, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये इतने एलिमेंट हैं जो परऑक्साइड बनाते हैं। इनका कोडवर्ड है नेहा विपासा। नेहा विपासा, इसका तो मैंने बताया था, नहीं बताया था। करिश्मा, करिश्मा, KRSCS, करिश्मा, ये क्या करता है, परऑक्साइड बनाता है। परऑक्साइड की स्टेबिलिटी कैटायन के साइज बढ़ने से बढ़ती है। द ऑक्साइड एंड परऑक्साइड आर कलरलेस, लेकिन जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो येलो कलर या ऑरेंज कलर के होते हैं। ठीक है। Na2O2 वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज होता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं हैलाइड की। हैलाइड आप जानते हैं क्या, MX टाइप, NaCl, LiCl, ये सब आप पहले से जानते हैं। हैलाइड बनाता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा। फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग दोनों, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, तब आयोडाइड। सभी MX मतलब एल्काइल हैलाइड आर सॉल्युबल इन वाटर। लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF, LiF कम सॉल्युबल होता है ड्यू टू हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई लैटिस एनर्जी, एंड लो सॉल्युबिलिटी ऑफ CSI ड्यू टू लो हाइड्रेशन एनर्जी। LiX इज सॉल्युबल इन इथेनॉल, मतलब इसके लिथियम के जो हैलाइड होते हैं वो इथेनॉल, एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट में भी सॉल्युबल होते हैं। LiCl एक ऐसा कंपाउंड है जो पिरिडीन में भी डिजॉल्व हो जाता है। सॉल्ट विद ऑक्सो एसिड, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट। सबसे पहले बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, MsCO3, LiHCO3, यदि नीचे सब बाइकार्बोनेट लिखे हुए हैं। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है और वाटर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अच्छा, LiHCO3 हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता, ये ध्यान रखेंगे, मार्क कर लेंगे इस पॉइंट को। कार्बोनेट Li2CO3, मतलब ये सब CO3 बनाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है जैसे जैसे नीचे आते हैं। ये एरो का मतलब नीचे आ रहे हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। थर्मल स्टेबिलिटी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वाटर सॉल्युबिलिटी को शॉर्ट में लिख दिया। अब थर्मल स्टेबिलिटी नीचे आने पे बढ़ रही है, तो देखो Li2CO3 को हीट करने पर वो Li2O और CO2 में टूट जाता है, लेकिन बाकी सभी एल्काइल मतलब एल्कली मेटल कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जैसे मान लीजिए कि Na2CO3.10H2O है, तो अब आप हीट करेंगे तो .10H2O वाला वाटर उड़ जाएगा, लेकिन Na2CO3 का कुछ नहीं होगा। सल्फेट, आप जानते हैं कि सल्फेट जो होते हैं वो एलम बनाते हैं, लेकिन Li2SO4 एलम नहीं बनाता। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि लिथियम एलम नहीं बनाता, बाकी सब बना सकते। थर्मल स्टेबिलिटी नीचे आने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा, थर्मल स्टेबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी दोनों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं नाइट्रेट की। देखिए, अब बात करते हैं नाइट्रेट की। मेरे ख्याल से छठा ही नंबर होगा, क्योंकि 5 शायद मैंने सल्फेट बताया था आप लोग को, मैं मिटा दिया तो नंबर भूल गया। देखिए, LiNO3, NaNO3, KNO3। NaNO3 को बोला जाता है चाइल्ड सॉल्ट पीटर, और KNO3 को इंडियन सॉल्ट पीटर है ना। RbNO3,
CSNO3। अच्छा, डाउन नीचे आने पर, डाउन द ग्रुप आने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। एक्शन ऑफ हीट, LiNO3 को अगर आप हीट करते हैं तो ये ऐसे बनाता है। अच्छा, यही काम Ag सिल्वर भी करता है, लेकिन दूसरे जो एल्कली मेटल हैं उनको हीट करो तो वो MnO2 MnO2 मतलब NaNO2 KnO2 और O2 देता है। अच्छा, बहुत हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज करने पर ये भी ऑक्साइड बना देता है, लेकिन अपन को इतना ही जानना है। एनामलस प्रॉपर्टी या बिहेवियर ऑफ लिथियम, लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी, कई प्रॉपर्टी मैं ऊपर पहले ही बता चुका हूँ आपको, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। जैसे NCERT में आपको यहाँ पर 6-7 पॉइंट दिया था, लेकिन मैंने 5 लिखा है, तो इसके 2 पॉइंट मैं पहले बता चुका था, इसलिए मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। जैसे ये नाइट्राइड बनाता है, मैं बता चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अच्छा, मच हार्डर विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बाकी सबसे हार्डर होता है और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। लीस्ट रिएक्टिव बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के बाद भी क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। LiCl इज डेलिक्विसेंट, वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड क्रिस्टलाइजेज एज हाइड्रेट, जैसे LiCl.2H2O बनाता है, बट अदर आर नॉट, दूसरे नहीं करते। LiCl नॉट रिएक्ट विथ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन से रिएक्ट नहीं करता, मतलब इथाइन से रिएक्ट नहीं करता, मैं बोल ही नहीं पा रहा। LiF and Li2O are much less soluble in water than other alkali metal compound, मतलब बाकी सबके फ्लोराइड और ऑक्साइड के कंपैरिजन में। सिमिलरिटी बिटवीन Li एंड मैग्नीशियम, अच्छा ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, Li एंड मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या है, ये मैंने कारण लिखा है डायगोनल रिलेशनशिप का, ध्यान रखिएगा। कभी आपको ऑप्शन दे सकता है कि सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक साइज, या अक्सर ये ऑप्शन देता है चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो बोलता है, या चार्ज अपॉन साइज रेशियो बोलता है, ये ध्यान रखिएगा, या तो रेडियस बोलेगा या तो साइज बोलेगा। अच्छा, सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही हार्ड है, दोनों ही लाइटर है, हल्के, बोथ फॉर्म नाइट्राइट, Li ने तो बनाया ही था, Mg भी बनाता है, एंड स्लोली रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्टिविटी इनकी कम होती है। बोथ नॉट फॉर्म परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, ये आप जानते हैं कि Li तो नहीं बनाता। बोथ फॉर्म लिक्विड बाइकार्बोनेट, LiHCO3 मैंने लिखा था कि वो क्या बनाता है, लिक्विड, वो सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे यहाँ पर भी मैग्नीशियम भी सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करता। कार्बोनेट ऑफ बोथ डिकम्पोज इजिली, दोनों के कार्बोनेट आसानी से डिकम्पोज होते हैं, यहाँ पे तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे नीचे आते हैं तो उस हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और लिथियम क्या करता था, CO2 प्रोड्यूस करता था। LiCl MgCl2 सॉल्युबल इन इथेनॉल, LiCl तो और भी जगह पे सॉल्युबल, एसीटोन में भी सॉल्युबल था, एथाइल एसीटेट में भी सॉल्युबल था, और पिरिडीन में भी सॉल्युबल था, लेकिन यहाँ पर दोनों में सिमिलरिटी यह है कि दोनों इथेनॉल में सॉल्युबल है। LiCl MgCl2 दोनों डेलिक्विसेंट है, अभी यहाँ पर हमने लिखा था, LiCl.2H2O बनाता है और MgCl2.H2O बनाता है। आगे बात करते हैं, इसमें बहुत जल्दी लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, समझाने में कम। अब बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की। सबसे पहले Na2CO3, Na2CO3.10H2O के फॉर्म में रहता है, ये डेकाहाइड्रेट होता है, वॉशिंग सोडा कहते हैं इसको। सॉल्वे मेथड से इसको बनाया जाता है, सॉल्वे प्रोसेस से, ये सॉल्वे प्रोसेस की रिएक्शन है। इसमें अमोनिया को वाटर से रिएक्ट करके, वाटर एंड CO2 से रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं। अमोनियम कार्बोनेट को फर्दर CO2 वाटर से रिएक्ट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। अमोनियम बाइकार्बोनेट को NaCl से रिएक्ट कराते हैं, NaCO3 बनता है, जिसको हम क्रिस्टलाइज करके बाहर निकाल लेते हैं। यही चीज़ पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्रिस्टलाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हाईली सॉल्युबल होता है, इसीलिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्रिस्टलाइज ना होने के कारण पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना पाते सॉल्वे प्रोसेस से, और सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं, NH4Cl बनता है। NaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो Na2CO3 जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिलता है। अमोनिया जो कि जिसको अगर हम जो कि हमारा यूज हो चुका है उसको हम रिकवर करना चाहते हैं तो CaOH ट्वाइस डाल देते हैं, CaCl2, और अमोनिया हमें मिल जाता है। CaCl2 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें बाहर मिलता है।
ये जो प्रोसेस है इसको सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं, ये मैंने अभी आपको बोला ही। और सॉल्वे प्रोसेस से आप K2CO3 नहीं बना सकते क्योंकि KSCO3 क्या है, हाईली सॉल्युबल है। Na2CO3.10H2O एक क्रिस्टलाइन डेकाहाइड्रेट सॉलिड होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। जब आप इसको हीट करते हैं तो इसका 10H2O में से 9H2O बाहर निकल जाता है, एक H2O रहता है, लेकिन ये कम टेम्परेचर पे होता है, ये 375 केल्विन पे होता है। अब 375 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाने लगते हैं तो ये जो एक बचा कुचा वाटर का मॉलिक्यूल है ये भी निकल जाता है, और जो बचता है वो वाइट पाउडर रह जाता है जिसको सोडा ऐश बोलते हैं, राख हो गया। यूज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर, आपने सुना ही था कि Na2CO3 का हार्ड वाटर में यूज करते थे। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, बोरैक्स, सोप एंड कास्टिक सोडा। यूज इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल रिएजेंट। एनालिटिकल रिएजेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस K2CO3 और Na2CO3 को मिलाकर एक मिक्सचर बनाया जाता है जिसको फ्यूजन मिक्सचर बोलते हैं, और इस फ्यूजन मिक्सचर का बोरेक्स बीट टेस्ट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज आ जाता है। तो चलिए, मतलब बाकी जगह पर भी यूज होता है इसका। अब बात करते हैं NaOH की, कास्टिक सोडा। देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। देखिए NCERT में एक चीज़ दी हुई है, उसने बोला है NaCl सोल्यूशन। जब हम NaCl सोल्यूशन का यूज करते हैं तो उस टाइम पर हम मरकरी का यूज नहीं करते, और जब हम मरकरी का यूज करते हैं तो मोल्टेन NaCl लेते हैं। तो अब यार एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं सही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आपको NCERT यहाँ सोल्यूशन लिखना हो आप सोल्यूशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन कास्टनर कैलनर सेल बाय यूजिंग मरकरी कैथोड एंड ग्रेफाइट एनोड। अब देखिए, एनोड, जब भी आप कभी कैथोड एनोड की रिएक्शन लिखा करिए तो पहले एनोड की लिखा करिए, हमेशा याद रखिए, पहले एनोड की बाद में कैथोड की। तो एनोड की रिएक्शन जब आप लिखते हैं तो एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, Cl2 गैस मिलती है आपको, और कैथोड पर क्या होता है, ये, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन ले लेते हैं तो Na+ और H+ में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी H+ की ज़्यादा होती है और H2 के फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगा। नो डाउट उसके बावजूद भी आपको सॉल्यूशन के अंदर Na+ बचा हुआ मिलेगा, पानी का OH- बचा हुआ मिलेगा, NaOH मिलेगा, लेकिन अमलगम की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप अमलगम लेते हैं, अगर आप जिंक लेते हैं, मरकरी लेते हैं, तो आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तब आप ड्राई पूरा लिक्विड मोल्टेन NaCl लीजिए और सोडियम अमलगम बनाइए। यहाँ पर ये सोडियम बनेगा जो कि मरकरी में घुल जाएगा, जिसको बोलते हैं सोडियम अमलगम, डिजॉल्व हो जाएगा। अब इस सोडियम अमलगम को वाटर से रिएक्ट करा दीजिए, आपको NaOH मिल जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगा। देखिए, H2 तब भी रिलीज होगा, लेकिन अब कैथोड पर रिलीज नहीं होगा, अब ये अलग से बाहर रिलीज होगा, और जब आप सॉल्यूशन ले लेते हैं तो कैथोड पर रिलीज होता है। NaOH इज वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड विच इज डेलिक्विसेंट, वाटर एब्जॉर्ब करता है। इट मेल्ट एट 591 केल्विन, मैंने ये डेटा NCERT से लिखा है। इट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक CO2 और ये Na2CO3 बनाता है। NaCO3 बेकिंग सोडा है, जिसको आप के घर में आप लोग रसोई में यूज करते हैं। अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं, केक बनाते हैं अगर आप, क्योंकि अक्सर आपने अगर पहली बार केक बनाया होगा तो वो महा 2 कौड़ी का केक होगा और उसको आपने भी नहीं खाया होगा। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरी बेटी ने केक एक दिन बनाया था, वो केक कुत्ते ने नहीं खाया, कुत्ते के सामने डाल दिया गया, वो सूंघ के चला गया, कहा बोला भाई मेरे बस का तो नहीं है। NaCO3, अरे छोटू सही बात है कि नहीं? NaCO3 इज यूज्ड इन मेकिंग केक एंड पेस्ट्रीज। केक एंड पेस्ट्री बनाने के काम में आता है भैया, और भी कई चीज़ों के काम में आता है। ढोकला बनाइए, लेकिन अब आपको NCERT में केक पेस्ट्री दिया, मैं ढोकला काहे बनवाऊँ, खाली गुजरात वाले समझेंगे। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस से भी बनाया जा सकता है। अब मैंने हेडिंग डाल के छोड़ा है, उसके बाद लिखा नहीं है। बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली मेटल, क्यों नहीं लिखा उसका कारण है, मैं तो कुछ तुम भी तो करो।
एनसीईआरटी निकालो, बायोलॉजिकल रोल पढ़ो, उसमें देखो कि सोडियम पोटेशियम पंप कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लो और एक लिख लेना। ठीक है, यहाँ हम कंप्लीट करते हैं एल्कली मेटल और इस लेक्चर को भी अलग कर देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से। एल्कली मेटल अलग कर देते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल अलग कर देते हैं, दोनों मिक्स हो जाएगा, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। एल्कली मेटल हमारा यहाँ है, अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारा आगे रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन जरूर करिएगा इसका और मुझे बताइएगा कि कैसा आप जो है इसका वो हुआ, मतलब आपको कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे जरूर बताइएगा आप इस। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 2 है बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम। रेडियम एक्टिव, रेडियो एक्टिव है। अच्छा, बेरिलियम को छोड़कर सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल बोले जाते हैं। वैसे तो इस ग्रुप में रखकर उसको भी एल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब है कि इसके जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन इसका ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक होता है, तो इसलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। अच्छा, मैग्नीशियम क्या है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, बेरिलियम क्या है, सबसे छोटा है, हार्डेस्ट है, डक्टाइल है, मैलिएबल है, एम्फोटेरिक है। अभी मैंने बताया आपको मैंने पहले भी बोला है कि बेसन गाजर आलू जन्नत के पब में सब ऐसे ही, ये सब बताया है आप लोगों को। मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा, बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। क्यों है डायगोनल रिलेशनशिप, ड्यू टू सिमिलर चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी एल्कलाइन अर्थ मेटल की एल्कली मेटल से भी ज़्यादा होती है और बोरॉन फैमिली 13th ग्रुप, 3rd A लिखते हैं, 13th ग्रुप से भी ज़्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम रेडियम बेरियम, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये इसलिए मैंने मार्क कर दिया है। रेडियम और बेरियम की कम और रेडियम की क्या होती है, ज़्यादा होती है। सेकेंड आई डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, घटता है। हाइड्रेशन एनर्जी जब भाई जैसे भी आप जानते हैं कि हाइड्रेटेड आयन का साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इर्रेगुलर ऑर्डर है इनका, और जहाँ भी इर्रेगुलर ऑर्डर वहाँ समझ लो कि खतरा। बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, मैग्नीशियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इस ग्रुप में, ये बात खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। कैल्शियम को भी मार्क कर लीजिएगा, मैग्नीशियम को भी मार्क कर लीजिएगा। बेरिलियम, बेरियम, रेडियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम और मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम होता है। डेंसिटी की बात करें अगर, तो डेंसिटी कैल्शियम का सबसे कम है। रेडियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, याद रखिएगा ये तीनों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। हाइड्रेटेड आयन का साइज आप बॉन्डिंग में भी पढ़े हैं तो इसलिए कोई ज़्यादा बात करने की बात नहीं है। फ्लेम कलर वो देता है जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, लेकिन बेरिलियम मैग्नीशियम का साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्साइड करना मुश्किल होता है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम फ्लेम कलर देते हैं। ब्रिक रेड भी बोल सकते थे हम, लेकिन ईंट जैसा लाल। क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन, वो कोटा फैक्ट्री में यही बात तो बोलता है वो बच्चा कि यार रेड को ब्रिक रेड क्यों बोल रहे हैं, ग्रीन को एप्पल ग्रीन क्यों बोल रहे हैं, याद नहीं हो पाता। अब भैया जैसे लिखा है वैसे। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थैंक यू। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी, आज मेरा बेटा भी मेरे साथ है और वही वीडियो को स्टार्ट कर रहा है और बंद कर रहा है। उसका नाम है विशेष मिश्रा। क्या नाम है तुम्हारा? विशेष मिश्रा। विशेष नाम है, विशेष, स्पेशल। तो रिएक्टिविटी विद एयर एंड वाटर, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट। क्यों इनर्ट होते हैं? क्योंकि O2 की एक फिल्म बन जाती है।
O2 की फिल्म बन जाती है। पहले तो O2 रिएक्ट करने के लिए आता है, BeO बनता है, BeO की फिर एक फिल्म बन जाती है, MgO की एक फिल्म बन जाती है, फिर आगे रिएक्ट नहीं कर पाता। यही चीज़ एल्युमिनियम में भी होती है, Al2O3 की एक फिल्म बन जाती है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन द देयर सरफेस, ठीक है। बेरिलियम पाउडर और मैग्नीशियम बर्न करते हैं ब्रिलियंटली विद एयर, पाउडर अगर होता है तो BeO B3N2 MgO Mg3N2 बना। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम बहुत आसानी से रिएक्ट करते हैं, इवन ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्टिविटी विद हेलोजन, हेलोजन के साथ सभी MX2 बनाते हैं, लेकिन अगर BeF2 आपको बनाना है तो उसका सबसे अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम, क्या बोलेंगे इसको, अमोनियम बेरियम फ्लोराइड है ना, अमोनियम बेरियम फ्लोराइड। अच्छा, BeCl2 बनाने का, BeCl2 क्या है ना कि B को डायरेक्ट Cl2 से रिएक्ट कराते हैं तो बहुत कम इल्ड मिलती है। तो इसके अंदर अगर एक आप रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं, कार्बन डाल देते हैं, तो कार्बन क्या करता है, इसके ऑक्सीजन को लेकर और इसको 2+ में चेंज कर देता है। जब ये 2+ में चेंज होता है तो Cl के साथ रिएक्ट करके बड़े आराम से BeCl2 बना लेता है। रिएक्टिविटी विद H2, हाइड्रोजन से डायरेक्ट बेरिलियम कंबाइन नहीं होता, लेकिन बाकी सब डायरेक्ट कंबाइन होकर आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। BH2 को अगर बनाना है तो BeCl2 और LiLH4 की यूज की जरूरत पड़ेगी। LiLH4 आप जानते हैं कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ये लैपटॉप का स्क्रीन इस पे दिखता है ना। रिएक्शन विद एसिड, एसिड ये समझ गए होंगे आप लोग। एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल जो एल्कली मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो एसिड के साथ H2 रिलीज करता है। H2 जैसे H2SO4 के साथ रिएक्ट कराए तो MSO4 बन जाएगा। रिड्यूसिंग नेचर, सभी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन एल्कली मेटल से कमजोर है। बेरिलियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इसके अगर देखा जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट बनने के लिए इसके पास शुरुआत में तो कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन अंत में क्या हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी ने एनर्जी रिलीज कर दी और जिसके कारण इसका काम चल गया। सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया की बात करेंगे, बंद कर दो। अब बात करते हैं सोल्यूशन विद लिक्विड अमोनिया। जैसे एल्कली मेटल में डीप ब्लू कलर दे रहा था, ये भी डीप ब्लू कलर देता है, ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी कंडक्टिंग नेचर का होता है, और सबका कारण है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। यूज की बात करें अगर तो बेरिलियम और कॉपर का एलॉय स्प्रिंग बनाने के काम में आता है, हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग। मैग्नीशियम एल्युमिनियम का एलॉय एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन के काम में आता है। मैग्नीशियम पाउडर यूज्ड इन बल्ब, बॉम्ब, सिग्नल, इन सब चीज़ों में यूज होता है इसका। MgOH को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक एंटा एसिड है। इनोन एसिडिटी कौन सुना है ना आप लोगों ने, वही। MgCO3 टूथपेस्ट में यूज होता है। आए, मुझे तो लगा टूथपेस्ट में नमक होता है, वो ऐड में तो यही आता है, क्यों विशेष। करेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। अच्छा, सब ऑक्साइड बनाते हैं, सबके ऑक्साइड क्या होते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होते हैं, केवल बेरिलियम को छोड़कर बेरिलियम का कोवलेंट कंपाउंड होता है ये, बाकी सब आयनिक होते हैं, ठीक है। सब बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता भी है, लेकिन BeO क्या करता है, एम्फोटेरिक होता है। ये अलग, जैसे उसमें लिथियम था, वो अपने परिवार से पूरा अलग था, उसको परिवार से कोई लेना देना नहीं था, वो पड़ोसी से उसके ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती थी मैग्नीशियम से। वैसे ही बेरिलियम है, इनका भी कुछ ऐसा ही है, इनके भी अपने पड़ोसी से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है एल्युमिनियम से। ये इस परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है इनका, एम्फोटेरिक है। हाइड्रोक्साइड BeOH मैंने नहीं लिखा है, वो भी एम्फोटेरिक है, अभी बताते हैं उसके बारे में। MgOH, COH, SROH, BeOH। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी,
वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, नीचे जाने पर ये सब क्या होगा, बढ़ेगा। रोक दो। देखिए अब बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको हाइड्रोक्साइड के बारे में। BOH ट्वाइस एम्फोटेरिक है, ये बेस और एसिड दोनों से रिएक्ट कर सकता है। बेस से रिएक्ट करता है तो सोडियम बेरिलेट बनाता है, बेरिलेट आयन है ये। एसिड से रिएक्ट करता है तो BeCl2 बना लेता है। जब हैलाइड हैलोजन से रिएक्ट कराते हैं तो सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल आयनिक हैलाइड बनाते हैं, लेकिन BeX2 मैंने बोला ही था कि इनके अपने घर वालों से तो पटती नहीं है, ये कोवैलेंट है, पॉलीमेरिक है, ये आयनिक बनाएंगे ही नहीं। अच्छा, इन सब में बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ध्यान रखिएगा। ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट CaF2, ठीक है। मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड NaCl का यूज होता है जब बर्फ पड़ जाती है ना सड़क पे, तो उसको साफ करने में इसका यूज होता है। कार्बोनेट्स, अब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लिखने में जगह ज़्यादा भर रहा था इसलिए ऐसे लिख दिया। थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वाटर सॉल्युबिलिटी घटेगी, जबकि आप एल्कली मेटल में देख रहे थे वाटर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही थी, यहाँ घटेगी। थर्मल स्टेबिलिटी, सल्फेट में थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वाटर सॉल्युबिलिटी घटेगी। सल्फेट में कुछ बात कर लेते हैं। BA मील, BaSO4 पिगमेंट, वाइट पिगमेंट होता है ये, जिसको अल्सर डिटेक्ट करने के लिए पिला दिया जाता है पेट में। और यहाँ पर भी पुराने टाइम पर ऐसा होता था कि वो जब बहुत ज़्यादा एडवांस मशीनें नहीं हुआ करती थी तब, तो अल्सर के आसपास जाके जम जाता था और एक्सरे में दिख जाता था। MgSO4.7H2O को इप्सम सॉल्ट बोलते हैं, CaSO4.2H2O को जिप्सम सॉल्ट बोलते हैं, CaSO4.5H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। कैसे बनता है अभी हम बात करेंगे इसकी। नाइट्रेट्स, यहाँ पर भी वही है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी और वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी डाउन द ग्रुप जाने पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम की। देखिए बात करते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम की। स्मॉल साइज होता है, हाई कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, हाई एनायसन एनर्जी होती है, बाकी अपने ग्रुप के कंपैरिजन में, अपने ग्रुप के एलिमेंट के कंपैरिजन में। और इसके कंपाउंड, जो इसके कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, वो ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। मैक्सिमम कोवैलेंसी, वैसे तो सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही होती है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो बोरॉन हो, चाहे वो बेरिलियम हो, चाहे वो लिथियम हो। अदर मेंबर कैन एक्सटेंड अप टू 6, बाकी मेंबर 6 तक कर सकते हैं। तो थर्ड पीरियड के आप जानते हैं कि थर्ड पीरियड के मेंबर 6 तक या 6 से ज़्यादा, आयोडीन तो 7 भी कर सकता है। तो वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक, बाकी सबके तो बेसिक होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सबके, इसके एम्फोटेरिक होते हैं। ये क्या है, अपने ग्रुप से अलग बिहेवियर। और पड़ोसी से सिमिलरिटी, कौन पड़ोसी है भाई, एल्युमिनियम। डायगोनल रिलेशनशिप क्यों अराइज होता है, क्योंकि चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो क्या होता है, सिमिलर होता है। मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ। अच्छा, बोथ का मतलब है बेरिलियम एल्युमिनियम, बार बार बोथ बोलेंगे तो बोथ फॉर्म प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेते हैं ताकि आगे वाटर मॉइस्चर जल्दी रिएक्ट ना करे। हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ OH माइनस एल्कली टू गिव BOH4 माइनस एंड AlOH4 माइनस, दोनों टेट्राहेड्रल बनाते हैं। क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम हैव Cl ब्रिज, मैंने आपको बताया था ना वो ब्रिज वाला बॉन्ड, वो टेट्राहेड्रल वाला स्ट्रक्चर, ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर इन वेपर फेज। BeCl2 एंड AlCl3, BF3 भी, लेकिन अब BF3 की ज़रूरत तो यहाँ पर है नहीं क्योंकि हम एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। बेरिलियम एल्युमिनियम आयन हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और जैसे कि BF4 2 माइनस, AlF4 माइनस। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करते हैं अब। सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, CaO क्विक लाइम बोला जाता है। CO3 को जब 1200 केल्विन
वैसे तो आप बोल सकते हैं कि 1000 से 1200 1300 केल्विन तक, मैंने 1200 आपको 1070 टू 1270 केल्विन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैंने 1200 लिख दिया। CaO CO2 बनाता है, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सेबल होती है। अगर इस रिएक्शन में से CO2 ना हटाया जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, तो इसलिए CO2 को रिमूव करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज अ रिवर्सेबल रिएक्शन, सो वी शुड रिमूव CO2 फ्रॉम कंटेनर। CaO एक अमार्फस सॉलिड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे को याद ही नहीं रहता कि ये अमार्फस सॉलिड है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख देगा इसको। विच कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड CO2, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा पानी तो क्या बनाएगा CaO2, CO2 एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बनाएगा CO3। कुछ बातें और भी बची हुई हैं CaO की, बात कर लेते हैं। देखिए CaO का कुछ और यूज है। CaO क्या करता है कि कंबाइन हो जाता है एसिडिक ऑक्साइड से बहुत हाई टेम्परेचर पे, जैसे कि SiO2 भी एसिडिक ऑक्साइड है, P4O10 भी एसिडिक ऑक्साइड है, तो SiO2 से रिएक्ट करके CaSiO3 बनाता है, P4O10 से रिएक्ट करके Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। इसका यूज CaO का, इट इज चीपेस्ट एल्कली, चीपेस्ट है, सबसे सस्ता है, और सबसे सस्ता है इसलिए इसका यूज प्राइमरी मटेरियल इन प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट है। वैसे तो सीमेंट बनाने में कैल्शियम का यूज होता ही है, लेकिन CaO सस्ता होने के कारण सीमेंट आपको सस्ता मिल जाता है, वैसे सीमेंट सस्ता नहीं है। इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, ठीक है, मैंने मेन यूज लिखे हैं। CaOH अगला हमारा कंपाउंड है कैल्शियम का, स्लैक्ट लाइम कहते हैं उसको, क्विक लाइम बोला जा रहा था। CaOH2O को मिलाकर CaOH बनाया जाता है। CaOH वाइट, ये भी अमार्फस है पाउडर, विच इज स्पायरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत हल्का सॉल्युबल होता है। द एक्वस सोल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर एंड इट्स सस्पेंशन इज लाइम मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। When CO2 pass through the CaOH solution, it turns milky. मिल्की इसलिए हो जाता है क्योंकि CaCO3 बनता है, CaCO3 का प्रेसिपिटेट। जब हम जब इस सोल्यूशन में हम और ज़्यादा एक्सेस में CO2 पास करते हैं तो आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाई कार्बोनेट आपको मिलता है। और CaOH जब Cl2 से रिएक्ट करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आप जानते हैं, CaOCl2, CaOCl ट्वाइस। तो अब यूज ऑफ CaOH ट्वाइस की बात करते हैं। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, एक बिल्डिंग मटेरियल है। यूज इन वाइट वॉश ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेड नेचर, वो क्या लगा रहे हो शर्मा जी वाला। इट इज ऑल्सो यूज इन ग्लास इंडस्ट्री एंड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। मैंने बहुत शॉर्ट में यूज लिखा है इसका कि बहुत बड़ा लेक्चर ना बन जाए। 15-20 मिनट में एस ब्लॉक कंप्लीट कर लो तो यार ये बहुत अच्छी बात है ना। CaCO3 क्या, इसको नेचुरली जो पाया जाता है वो लाइम स्टोन या चौक या मार्बल के फॉर्म में ये नेचर में पाया जाता है। बनाया कैसे जाएगा, तो CaOH को CO2 से रिएक्ट करा दो CaCO3 बन जाएगा, या CaCl2 को Na2CO3 के साथ रिएक्ट करा दो CaCO3 बन जाएगा। CaCO3 ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है वाटर में। 1200 केल्विन पे, अभी हमने बोला नहीं था कि 1273 अभी एनसीईआरटी में दिया था, अब 1200 केल्विन दे दिया, तो वो अपनी बातों पे खुद ही नहीं टिके रहते, इसलिए मैंने वहाँ भी 1200 लिखा था, यहाँ भी 1200। रिवर्सेबल रिएक्शन है ना। इट लिबरेट CO2 ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ अगर आप HCl H2SO4 किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CO2 लिबरेट करता है। यूज ऑफ CaCO3 इन द फॉर्म ऑफ मार्बल, एंटासिड, टूथपेस्ट में इसका यूज होता है। च्युइंगम का एक कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट है ये। इन मेकिंग हाई क्वालिटी पेपर, क्वालिटी लिखा है, हाई क्वालिटी पेपर। बीच में CaOH ट्वाइस की यूज में इसको लिख दिया था गलती से, वो मैंने काट दिया है। बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, CaSO4 डॉट हाफ H2O।
इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोला जाता है, पीओपी, शॉर्ट में पीओपी बोल देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। जिप्सम को जब 120 सेल्सियस पे, आप इसको 393 केल्विन भी लिख सकते हैं, आप केल्विन में चेंज कर लेंगे, तो क्या होता है कि इसके 2 वाटर के मॉलिक्यूल में से 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब 2 मोल ले लिया है तो 3 वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में से बचे हुए वाटर को भी निकालना चाहते हैं तो इसको और गर्म करना पड़ेगा। लगभग 200 सेल्सियस पे ये CaSO4 प्लस हाफ H2O बना लेता है। ये CaSO4 को डेड बर्न्ट कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है। यूज क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के काम में आता है। प्लास्टर लगता है ना भाई, आजकल तो प्लास्टर कहाँ लगता है, तो रॉड डाल देते हैं। 2 चीज़ों में बड़ा ही प्रोग्रेस हुआ है, एक सिजेरियन बच्चे होना और दूसरा प्लास्टर की जगह पर रॉड डालना। मेरे इस पैर में रॉड है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब इस ऐसे अगर डायगनली देखा जाए तो मैं आयरन मैन हूँ। सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट भी बोला जाता है इसको। इतिहास आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। इट इज द मिक्सचर ऑफ 2 CaO2 एंड 3 CaAl2O3 विद स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम, थोड़ा बहुत जिप्सम भी रहता है इसमें। कंपोजिशन इसकी ये है, CaO सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कौन रहता है, CaO 52 60%, SiO2 22-25%, Al2O3 5 to 10%, MgO। मैंने इसको ऐसे ही ऑर्डर में लिख रखा है, जिप्सम स्मॉल अमाउंट में था लेकिन एनसीईआरटी में 2 to 3% दिया हुआ है, तो मैंने, अब आप क्या करिएगा, इनको ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा आप, जैसे ये, फिर अब इन दोनों में समस्या है, आप इसको पहले रखिएगा, इसको जिप्सम को उसके बाद रख दीजिएगा। फॉर गुड क्वालिटी सीमेंट द रेशियो ऑफ SiO2 एंड Al2O3 इज बिटवीन 2.5 to 4, ये रेशियो होना चाहिए। देखिए ये जो है 2 CaO SiO2, इसको बोलते हैं DCS, डाई कैल्शियम सिलिकेट, DCS, डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब इसके अंदर जो 2 मल्टीप्लाई हुआ है, ये 2 केवल CaO में हुआ है, SiO2 में नहीं हुआ। वैसे ये जो 3 मल्टीप्लाई हुआ है केवल CaO में हुआ है, Al2O3 में नहीं हुआ है। अच्छा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट TCS बोला जाता है, इसको DCS बोला जाता है, इसको TCA बोला जाता है। ठीक है, सबकी परसेंटेज दिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 26%, 51%, 11%। कुछ बातें आपको और बता दें सीमेंट में, लास्ट चल रहा है अब हमारा चैप्टर। देखिए 2 पॉइंट और बचे हैं, ये भी सुन लीजिए। पहला ये है कि DCS मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट स्लोवेस्ट सेटिंग कंपोनेंट ऑफ सीमेंट है। सीमेंट में अगर इसकी मात्रा ज़्यादा रहती है तो पानी मिलाने पर सीमेंट जल्दी सेट नहीं होता, जल्दी कड़ा नहीं होता। और अगर TCA ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा ज़्यादा होती है तो सीमेंट में पानी डालते ही वो तुरंत सेट हो जाता है, मतलब फास्टेस्ट सेटिंग कंपोनेंट है। इन दोनों का किसी भी सीमेंट में बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, वरना अगर इसको डाल दिया, आपने पानी डाला और आप अपने उस दीवार तक नहीं ले गए, तब से ये पत्थर हो गया, ये भी नहीं सही है। और अगर इसको आपने ले रखा है और आप उठा रहे हैं तो पता चल रहा है नीचे सब गिर जा रहा है, क्योंकि ये सेट ही नहीं हुआ है एकदम। तो ये भी बहुत ज़्यादा रखना बेकार है, ये भी बहुत ज़्यादा रखना, इनका एक बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, सेटिंग ऑफ सीमेंट एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, इसके बारे में याद रखिएगा, ध्यान रहिएगा। मैंने एक बार फिर आप लोगों को फिर एक बार बोल रहा हूँ कि बायोलॉजिकल रोल जो है वो आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा कि बायोलॉजिकल रोल इसका क्या है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को मिलूँगा बोरॉन फैमिली में।